नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और बुलेटिन में वक्त हो गया देश और राज्यों की बड़ी खबरें देखने का। पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा जाएगा। 7 सितंबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को आज तक के लिए टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 15 से अधिक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए सरकार की तरफ से कुछ खास लोगों की जासूसी का दावा किया गया है। याचिकाओं में इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच करेगी। स्पाईवेयर पेगासस को इजरायली कंपनी NSO ने बनाया है और आरोप है कि ये स्पाईवेयर भारत को बेचा गया है और इसके जरिए 300 से अधिक भारतीय मोबाइल फोन नंबरों को निगरानी के लिए संभावित लिस्ट में रखा गया था। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है। यूपी में तिरंगा यात्रा के दूसरे चरण के लिए आज दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों नेता सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हनुमानगढ़ी भी जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान दोनों नेता अयोध्या के साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज रात अयोध्या में ही रुकेंगे और इसके बाद कल आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इस तिरंगा यात्रा में 10,000 से अधिक भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में 23 सितंबर तक धारा 144 लागू है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की इस तिरंगा यात्रा पर सबकी नजर होगी। आगरा में भी तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर स्थानीय प्रशासन और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच टकराव हो चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ तय इलाकों से ही तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति दी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बड़ा दावा किया है कि यूपी चुनावों में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का चेहरा होंगी। हालांकि सलमान खुर्शीद के मुताबिक चेहरे का मतलब प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व से है, न कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार से। हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस इस बार किसी भी पार्टी के साथ विधानसभा चुनावों में गठबंधन नहीं करेगी। पिछली बार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे अब तक की करारी हार का सामना करना पड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में अब तक सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जहाँ गठबंधन में कोई सीट नहीं हमको मिल रही है, वहाँ हम जाकर समय क्यों बर्बाद करें। इसलिए पूरे इतना ही नहीं, खुद राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी से हार गए थे। ऐसे में इस बार यूपी चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है। यही कारण है कि इस बार चुनाव की कमान खुद गांधी परिवार की सबसे अहम सदस्य प्रियंका गांधी ने खुद संभाली है और लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में CBI ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। CBI ने रविवार को हत्या के आरोपों में 7 और लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों को कूच बिहार में चुनाव के बाद हुई हिंसा और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले CBI ने शनिवार को भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों को तूफानगंज हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। सभी लोगों को 4 मई को हुई हिंसा और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच के आदेश के बाद CBI बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और हत्या के मामलों की जांच कर रही है। मानवाधिकार आयोग ने हाईकोर्ट से मामले की जांच CBI को सौंपे जाने की अपील की थी। बंगाल के चुनावी हिंसा के मामले की जांच कर रही CBI अब तक 34 से अधिक मामले दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा लगातार गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर तो तैयार हो ही रहा है। इसके अलावा राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में 6 और देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाएंगे।
राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी ने जो मंदिर का ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक ये जो अलग अलग मंदिर बनाए जाएंगे उसमें भगवान सूर्य, भगवान गणेश, शिव जी और भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा का मंदिर भी होगा। ये सभी मंदिर अयोध्या के मंदिर कॉम्प्लेक्स में तो होंगे, लेकिन रामलला जन्मभूमि की परिधि के बाहर बनेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के मुताबिक भगवान राम तो सभी के आराध्य हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे देवी देवता भी हिंदू धर्म में अहम है और रामलला के साथ साथ भक्त इन देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना कर सकेंगे। पंजाब में किसानों के बहाने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश की है। सिद्धू ने अमरिंदर सिंह सरकार से मांग की है कि निगमों के जरिए तिलहन और दलहन की फसलों की खरीद की जाए। इसके अलावा सिद्धू ने कहा है कि किसान संगठन के आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद किसानों के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे उन्हें भी वापस लिया जाना चाहिए। सिद्धू ने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी। इस बीच पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह ढुल्लो ने भी अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए पंजाब सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। ढुल्लो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि अमरिंदर सरकार दलित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति घोटाले के दोषियों और जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने में पूरी तरह फेल रही है। ढिल्लो यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि अमरिंदर सरकार न तो रेत खनन माफियाओं पर नकेल कस पाई और न ही पंजाब में नशे के काले कारोबार पर लगाम लगा पाई। ये तस्वीर किसी तालाब या फिर नाले की नहीं है, बल्कि दिल्ली के मुंडका इलाके की है। 2 से 3 फुट तक भरे इस गंदे पानी के बीच जाने वाले ये वो बच्चे हैं जो अपना नीट का एग्जाम देने के लिए अपने सेंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को नीट की परीक्षा के लिए मुंडका का MR भारती स्कूल भी एक सेंटर था, लेकिन ये सेंटर जहाँ पर था वो एक दिन पहले हुई बारिश की वजह से तालाब बन गया था। जिस गली में ये स्कूल है वो गली एक दिन पहले हुई बारिश की वजह से पानी में डूबी हुई थी। हालात ये थी कि बारिश का पानी स्कूल के अंदर तक भरा हुआ था और इसी भरे हुए पानी के बीच से मजबूर बच्चों को जाना पड़ा। स्कूल की तरफ से यहाँ पर बच्चों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। पहले घुटने तक भरे पानी से बच्चे किसी तरह से स्कूल तक पहुँचे और फिर उसी हालात में अपना एग्जाम रूम खोजा। इस अफरा तफरी की वजह से कई बच्चे ऐसे भी मिले जो समय से अपना एग्जाम भी देने नहीं पहुँच पाए। ऐसी हालात में इस तरह के सेंटर का चुनाव करने से पहले एग्जाम कराने वालों को फिर से सोचना होगा, ताकि आगे से किसी बच्चे का एग्जाम छूट न पाए। यूपी के मुरादाबाद में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि ये लड़का दुकान में खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स चुराता था, जिससे बाद में वहां के लोगों ने उसे मौके से ही पकड़ा था। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आरोपी लड़का एक पेड़ से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा शख्स एक लकड़ी के डंडे से उसकी पिटाई कर रहा है। बीच बीच में लोग उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर वो दोबारा इलाके में दिखाई दिया तो फिर उसी तरह से पीटा जाएगा। ये पूरा मामला मुरादाबाद में टीपी नगर इलाके का है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई धाराओं के तहत पिटाई करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। अपनी इस चिट्ठी में बीजेपी सांसद ने योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि यूपी के किसानों के लिए सरकार गन्ने के दाम कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल किए जाए। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि प्रदेश में किसानों की आर्थिक समस्याओं और गन्ने की लागत बढ़ने की वजह से अब न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने यूपी सरकार से मांग की है कि गन्ना किसानों की बकाया राशि का भी भुगतान करने के लिए सरकार की तरफ से जल्द व्यवस्था की जाए। वरुण गांधी ने बटाईदारी पर खेती करने वाले गन्ना किसानों को भी शुगर मिलों में गन्ना आपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की है। डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के बीच वरुण गांधी ने कृषि इस्तेमाल के लिए डीजल के दामों में प्रति लीटर 20 रुपए की सब्सिडी देने की मांग की है। इससे पहले मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के दौरान भी ट्वीट कर केंद्र सरकार से किसानों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपील की थी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपकी काम की खबर। क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि अब क्या होगा? अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। केंद्र सरकार की तरफ से आयकर रिटर्न भरने की नई तारीख जारी कर दी गई है। आयकर दाता अब 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले ITR फाइल करने की तारीख 30 सितंबर 2021 तक थी। इससे पहले भी कोरोना की वजह से इनकम टैक्स भरने की तारीख आगे बढ़ाई गई थी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया था। आमतौर पर हर साल करदाताओं को 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। क्या आप अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट को संभालते हुए परेशान हो गए हैं? अगर हाँ, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यूनिक हेल्थ ID कार्ड बनाने की तैयारी पूरी कर ली है।
जल्द ही आपके पास आधार जैसा यूनिक हेल्थ कार्ड होगा, जिसमें आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री दर्ज होगी। अब आपको दूसरे राज्य या शहर में जाने पर भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी इसी महीने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में डॉक्टर्स, अस्पताल, लैब और केमिस्ट तक की जानकारी दर्ज होंगी। अब आपको बता देते हैं कि ये हेल्थ कार्ड बनेगा कैसे। योजना की घोषणा होते ही गूगल प्ले स्टोर पर NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप आ जाएगा, जिस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका एक 14 डिजिट यूनिक ID होगा। कोरोना महामारी में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। ऐसे में अब कई लोग सेकेंड हैंड कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप आसानी से कार खरीद सकते हैं। आप सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। देश के ज्यादातर बैंक सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए भी लोन देते हैं, लेकिन काम की खबर ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.25% ब्याज दर पर इसके लिए लोन दे रहा है, जो अन्य बैंकों की तुलना में कम है। और हाँ, सेकेंड हैंड कार खरीदते समय आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जो कार आप खरीद रहे हैं वो कार किसी जानकार से ली गई हो या किसी कंपनी से ली गई हो, क्योंकि किसी अनजान से पुरानी कार खरीदने पर भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल इंडिया ने कोरोना काल में एक नया मुकाम हासिल किया है। ऐसे में सरकार अब धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है, लेकिन बदलाव के इस दौर में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आई केंद्र सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। इसी क्रम में अब केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल ज्ञान के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। भारत में ज्यादातर हाई क्लास और मिडिल क्लास के लोग ही बड़े स्तर पर डिजिटल पेमेंट करते हैं, जबकि निम्न वर्ग और छोटे व्यापारियों में डिजिटल पेमेंट को लेकर जानकारी की कमी साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करने और पेमेंट लेने की ट्रेनिंग देने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत कर दी है। रेहड़ी पटरी वालों को भी डिजिटल पेमेंट सिखाने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर से रोहतांग दर्रे पर अटल सुरंग में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। 2 व्हीलर सवारों से 50 रुपए, कारों से 200 रुपए, SUV और MUV से 300 रुपए और बसों और ट्रकों से 500 रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन टैक्स न केवल बाहरी टूरिस्ट गाड़ियों से वसूला जाएगा, बल्कि लाहौल ही नहीं, किश्तवाड़ और पांगी जाने वाले वाहनों को भी टैक्स देना होगा। रोजमर्रा के आधार पर लाहौल में प्रवेश करने वाले वाहनों को टैक्स से छूट दी जाएगी, लेकिन ये छूट पाने के लिए उन्हें प्रशासन से पास बनाने की जरूरत होगी। ये ग्रीन टैक्स विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा लाहौल के सिसु में स्थापित बैरियर पर वसूला जाएगा। वाहन चालकों से जमा किए गए ग्रीन टैक्स की राशि को मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। हाईवे के आसपास के गाँव को भी विकसित किया जाएगा। इस टनल के शुरू होने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में राजभवन में दोपहर 2:20 पर होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह दोपहर करीब 12:30 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कई दूसरे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और अमित राजपूत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या तैयारियां हैं शपथ ग्रहण की? देखिए, ये जो शपथ ग्रहण समारोह है बड़ा ही सादगी से और राजभवन के अंदर होने वाला है गांधीनगर में, और सिर्फ बतौर मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल हैं वही शपथ लेने वाले हैं। तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। थोड़ी बारिश जो है वो गुजरात में पड़ रही है, तो उसको ध्यान में रख के थोड़ी व्यवस्था भी बारिश को मद्देनजर रखते हुए की गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर राजभवन में पत्रकारों को भी प्रवेश दिया जाएगा और गृह मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में साथ में होंगे। साथ ही साथ गुजरात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के बड़े नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में जुड़ेंगे। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले ऐसा कहा जा रहा है कि जिस मंदिर को वो ज्यादा मानते हैं, वह त्रिमंदिर जो जगह है थलतेज अडालज में, वहां पर वो दर्शन करके और उसके बाद में वो राजभवन पहुंचेंगे शपथ लेने के लिए। चलिए ठीक है अमित, और जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल आज भवानीपुर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगी। प्रियंका टिब्रेवाल भवानीपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देंगी।
जी हाँ, नामांकन से पहले प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी पर सियासी हमला किया और आरोप लगाया कि ममता सरकार बंगाल में लोगों की जीने का अधिकार छीन रही है और वो उन पीड़ित जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगी। तमाल शाह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाल, प्रियंका टिब्रेवाल नामांकन दाखिल करेंगी, आज कितने बजे नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगी और कौन कौन प्रियंका टिब्रेवाल के साथ होगा उस वक्त जब नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए, प्रियंका टिब्रेवाल करीबन 12 बजे के करीब अपनी नामांकन दाखिल करने जाएगी। प्रियंका टिब्रेवाल जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी है इंडाली कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन उस टाइम वो हार चुकी है। लेकिन इस बार उनका मानना है कि परिस्थिति ऐसी है और जो विचारधारा को वो सामने लाने की कोशिश करते हैं उसके आधार पे वो जीत की संभावना भी देखती है। प्रियंका टिब्रेवाल पोस्ट पोल वायलेंस की पिटिशनर थी, वन ऑफ द मेन पिटिशनर्स थी। वो कलकत्ता हाई कोर्ट में पहली पिटीशन दाखिल की थी और उनका मानना है कि पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठा के उन्होंने सिर्फ बीजेपी की कार्यकर्ताओं की नहीं, बाकी सबको आवाज देने की कोशिश की है और उसी के बलबूते पे वो ये चुनाव लड़ेगी। कल वो कालीघाट मंदिर भी गई थी। कालीघाट मंदिर जो ममता बनर्जी के घर के एकदम नजदीक है, वहां जाके देवी की दर्शन करके आशीर्वाद लेके अपने चुनावी प्रचार भी शुरू कर चुकी है। लेकिन जहां तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया है वो करीबन 12 बजे आज दोपहर को संपन्न करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाल आपका इस खास जानकारी के लिए। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सिलेबस में सावरकर को शामिल करने का समर्थन किया है। दरअसल केरल की कुन्नूर यूनिवर्सिटी में आरएसएस के सह संचालक गोवलकर और हिंदू महासभा के नेता वीडी सावरकर की किताबों के कुछ हिस्सों को गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में शामिल करने का फैसला लिया है। और इस पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स के चलते बौद्धिक आजादी की बलि न चढ़ाए। ये सोचना बेवकूफी होगी कि किसी के आइडिया को इग्नोर करने यानी कि ध्यान न देने से हम उस सोच को हरा सकते हैं। जी हाँ, थरूर ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि मैंने भी और सावरकर को अपनी किताब में कोट किया और उनकी बातों को भी गलत ठहराया। खन्नूर यूनिवर्सिटी में सावरकर की किताबों के हिस्से शामिल करने को लेकर के आलोचना भी हो रही है और कुछ लोग यूनिवर्सिटी का भगवाकरण होने का आरोप भी लगा रहे हैं। वैसे में शशि थरूर का ये स्टैंड दिलचस्प है कि गोलवलकर और सावरकर को सिलेबस में शामिल किया जाए। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी और इससे बिल्कुल उलट एक बात जो कि शशि थरूर ने कही है। और चलिए, इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें। कश्मीर में एक आतंकी ने सरे बाजार सब इंस्पेक्टर अर्शीद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हें पीछे से बेहद करीब आकर गोली मारी गई है और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस शहीद का जब जनाजा निकला तो हजारों की तादाद में कश्मीरी खाकी पहनने वाली बहादुरों को आखिरी सलाम देने के लिए पहुंच गए। जो हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा वो पाकिस्तान को एक संदेश भी है। ये भीड़ कुपवाड़ा के कलमून गांव में शहीद सब इंस्पेक्टर के जनाजे के दरमियान की है। और ये जो दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान को ये तस्वीरें बता रही हैं कि कश्मीरी खाकी पहनने वाले अपने शहीद के लिए खड़े हो रहे हैं, न कि दहशत फैलाने वाले आतंकियों के लिए। तो बहादुर को अंतिम विदाई जब दी जा रही थी तो इस दरमियान बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए जिसका अंदाजा तक नहीं था। और ये एक संदेश यहां से पाकिस्तान के लिए कि वो आतंक के खिलाफ है। और कश्मीर में देखिए, एक पुलिस के हमारे जवान को पीछे से आतंकवादी ने गोली मार दी। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वो मार्केट में थे और इस बीच में पीछे से गोली मारकर उसके बाद ये आतंकवादी फरार हो जाते हैं। प्रदीप दत्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, जाहिर सी बात है सभी की आंखें नम होगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश जाएगा कि हम जो कश्मीरी हैं वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, वो खाकी वालों के साथ है। प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रदीप, ऐसा दृश्य कश्मीर में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अब ये दृश्य दिखा है सबको, ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये दर्शाता है कि कश्मीर के आवाम की सोच बदल रही है। अब लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम उनके पास दोबारा जाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि शहीद का जब जनाजा निकल रहा था, लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा भी था। गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ था, गुस्सा आतंकवाद के खिलाफ था, गुस्सा इन आतंकियों की कायरता पर था। लोगों में गुस्सा था, आंखों में आंसू थे और सब
अंतिम विदाई में शामिल हुए। बस एक बार देख लेना चाहते थे शहीद को। बिल्कुल, तो कल देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, कैसे बीच बाजार में ये मुठभेड़ हुई और 3 गोलियां उनके सीने में दाग दी गई आतंकवादियों की तरफ से। और हालांकि उनका अस्पताल में काफी देर तक इलाज भी चलता रहा, लेकिन शाम तक खबर ये मिली कि उनकी मौत हो गई। आतंकवादियों ने इस तरीके से हमला किया वहां पर बीच बाजार में कि किसी भी तरीके का खौफ नहीं है, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है पूरे घाटी में। और प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अब से पहले शायद ही कश्मीर में ऐसा दृश्य किसी ने देखा हो कि एक जवान शहीद होता है और उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं अंतिम दर्शनों के लिए, और कायरता की हद तो देखिए, पीछे से गोली मारी गई। एक एक्यूज्ड को हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए थे, जब ये वापस आ रहे थे किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है कि किस तरीके से बुजदिलाना तरीके से आतंकवादी ने इनको पीछे से आके हमला किया और पीठ के पीछे वार करके उसके बाद वहां भाग गया और अस्पताल में इन्होंने अपनी जान तोड़ दी। लेकिन जो चीज देखने वाली है, जिस तरीके से आप देखिए इनके घर पे कलमूना जो विलेज है नॉर्थ कश्मीर का, किस तरीके से हजारों की तादाद में एक भीड़ उमड़ पड़ी और इस ब्रेव हार्ट को होमेज पे करने के लिए, ट्रिब्यूट के लिए। और इससे यही दर्शाता है कि वादी कश्मीर के लोगों ने एक पैगाम दे दिया है पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादियों को कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम अपने शहीदों के साथ हैं, हम अपने ब्रेव हार्ट के साथ हैं, हम अपने सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल के साथ हैं जो भारत माता के लिए, कश्मीर के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में, पहले कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी जो गुपकार के नेता है, सिर्फ टोकन कंडोलेंस उनकी तरफ से है। आज भी उन्होंने कंडेम नहीं किया है पाकिस्तान या पाकिस्तान के आतंकवादियों को जो ऐसे हरकतें करते हैं, जो कायराना हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। और पिछले 3 दशक से लगातार वो आम कश्मीरियों को टारगेट करते आ रहे हैं, या कभी वर्दी वाले को टारगेट किया होगा या कभी आम शहरी को टारगेट किया होगा। ये दृश्य आप देखने वाला है। देखिए हजारों की तादाद में लोग इस समय कलमूना के विलेज में, जो कि कुपवारा में नॉर्थ कश्मीर, और ये कुपवारा के इलाके में, और हम देख रहे हैं घाटी में चुन चुन के जो हमारी सेना है वो भी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस खास जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। और नॉर्थ कोरिया ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बड़ी खबर मिल रही है। जी हां, नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक दुनिया के दबाव के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया ने 1500 किलोमीटर तक का मारक क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से जारी सरकारी बयान में यह कहा गया है कि क्रूज मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। नॉर्थ कोरिया के इस तरह से मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका के साथ एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। राजीव, इसमें कोई शक नहीं है। सफल टेस्ट किया गया है उत्तर कोरिया में। किंग जोंग उन जो वहां पर तानाशाह है, और विश्व के दबाव के बावजूद भी, अमेरिका के दबाव के बावजूद भी ये मिसाइल की टेस्टिंग हुई है और इसको सफल टेस्टिंग बताया जा रहा है। 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया है। और इसी के साथ रुकेंगे फिलहाल।